हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं। तो बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो हिंदी के प्रश्न आएंगे 37, वो आपकी इन्हीं वीडियो में से आएंगे या इससे रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। ये निबंध हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एक क्वेश्चन मैं गलत करके आया था क्योंकि मैंने इस प्रश्न के ऑप्शंस पूरे नहीं पढ़े थे और मैं इस प्रश्न को गलत कराया था। तो आप लोगों को ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है कि आचरण की सभ्यता मैं रामचंद्र शुक्ल का निबंध लगाया था जो कि गलत उत्तर था। तो आचरण की सभ्यता हमारा निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जो आपसे एक बार प्रश्न गलत हो जाता है तो उसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं, इसीलिए मुझे याद है कि मैंने ये प्रश्न गलत किया था। बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न की। वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आत्म साक्षात्कार, दूसरा ऑप्शन स्वानुभूति, तीसरा ऑप्शन अनिर्वचनीय और चौथा ऑप्शन रहस्य। तो जिसे हम वाणी द्वारा व्यक्त ना कर सके, यानी कि जहां पर भी ना का प्रयोग होता है, जैसे जिसका जन्म ना हो, ना का प्रयोग होता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपको तुक्का भी लगाना हो तो उस शब्द पे लगाना जिसके स्टार्टिंग में आ दिया गया हो। तो यहाँ पे जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वो हो जाएगा अनिर्वचनीय, क्योंकि जिसको कहा ना जा सके या वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। इसके बाद बात कर लेते हैं हम तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो हमारे दो तीन रस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे श्रृंगार रस, करुण रस और वीर रस। और कभी कभी पूछा जाता है तो शांत रस का आपसे स्थायी भाव पूछ लिया जाता है। ये हमारे चार रस जो हैं बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं पेपर्स में। और उत्साह किस रस का स्थायी भाव होता है, करुण रस का होता है, वीर रस का होता है, या हास्य रस का, या फिर श्रृंगार रस का। तो यहाँ पे जो उत्साह होता है वो स्थायी भाव होता है वीर रस का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि शांत रस का स्थायी भाव जो होता है वो निर्वेद होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आदिकाल में जो सबसे पहले पहेलियां लिखते थे उस कवि का नाम। पहला ऑप्शन जगनिक, दूसरा ऑप्शन खुसरो, तीसरा ऑप्शन सरहपा या चौथा ऑप्शन गोरखनाथ। तो आदिकाल में जो पहेलियां लिखते थे वो थे हमारे अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। खुसरो जी हमारे आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न की। आदिकाल में मुकरिया लिखने वाले कवि थे। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न। तीन प्रश्न ऐसे ही हैं आदिकाल से संबंधित, आशा करता हूं कि उनमें से एक आपको देखने को जरूर मिलेगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जगनिक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया खुसरो, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया सरहपा और चौथा ऑप्शन हमें दिया है गोरखनाथ। तो आदिकाल में जो मुकरिया लिखते थे वो भी लिखते थे हमारे अमीर खुसरो। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर फिर से हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम छठे प्रश्न की। आदिकाल में खड़ी बोली लिखने वाले कवि थे। तो ये भी हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका उत्तर भी अमीर खुसरो साहब ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी। चाहे पहेलिया, चाहे मुकरिया या फिर खड़ी बोली, ये कुछ भी आ जाए, आदिकाल में सबसे पहले लिखते थे अमीर खुसरो साहब। बात कर लेते हैं सातवें प्रश्न की। आदिकाल में गजल लिखने वाले, ये प्रश्न के उत्तर भी हमारे खुसरो साहब हो जाएंगे क्योंकि गजल भी खुसरो ही लिखते थे। सातवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मुकरियां, पहेलियां, खड़ी बोली और गजल, ये चार चीजें आदिकाल में खुसरो सबसे पहले लिखते थे। इसके बाद कर लेते हैं आठवें प्रश्न की। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन अर्थात उच्चारण स्थान हमसे पूछा गया है। तो इसकी मैं बहुत बेहतरीन सी ट्रिक आपको थ्योरी क्लासेस में करा चुका हूं। उसका मैंने थंबनेल भी लगाया है कि केटीएम वाली ट्रिक, उसको आप देख लेंगे तो आपके का वर्ग के लेके जो हमारा 5 वर्ग होते हैं उनमें से किसी का भी उच्चारण स्थान आपका गलत नहीं होगा। तो आप उस वीडियो का जाकर देख लेना। पहला ऑप्शन हमें दिया गया कंठ, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया तालव्य, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया मूर्धन्य और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया दंत। तो इसको मैंने ऐसे आपको याद कराया था, बता देता हूं कि के टी एम डी और जो हमारा लास्ट में था वो ओ,
तो यहाँ पर का फॉर कंठ, टी फॉर तालु, एम फॉर मूर्धन्य और डी फॉर दंत और ओ फॉर हमारा हो जाता है ओष्ठ। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंठ से हमारा हो जाता है का वर्ग, फिर चा वर्ग, टा वर्ग, फिर ता वर्ग और लास्ट में हमारा पा वर्ग। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि KTM2, यानी कि आपके दोस्त का किसी का बर्थडे है, वो अपने पापा से कह रहा है पापा मुझे बर्थडे गिफ्ट में KTM दो। तो K फॉर कंठ वर्ग, T फॉर तालु वर्ग यानी कि चा वर्ग और M फॉर मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी कि टा वर्ग, D फॉर दंत, दंत यानी कि ता वर्ग और O फॉर ओष्ठ यानी कि पा वर्ग। तो हमारा पूछा गया है टावर्ग, टावर्ग यानी कि हमारा एम, एम फॉर मूर्धन्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मूर्धन्य से आप टावर्ग को उच्चारण स्थान करते हैं या मूर्धन्य के व्यंजन हमारे टावर्ग में आते हैं। बात कर लेते हैं 9वें प्रश्न की। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला ऑप्शन 24, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा ऑप्शन 11 और चौथा ऑप्शन 13। तो चौपाई में हमारी होती हैं 16 मात्रा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न की। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया अपादान कारक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया कर्म कारक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया संप्रदान कारक और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया कर्ण कारक। तो बात करते हैं पेड़ से बंदर कूदा इस वाक्य में, यानी कि पेड़ से बंदर अलग हुआ, अलगाव का भाव हमारा कौन से कारक में आता है? वो आता है अपादान कारक में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पेड़ से बंदर कूदा अर्थात पेड़ से बंदर अलग हो गया, अलगाव का भाग अपादान कारक में ही से विभक्ति प्रयोग होती है जब हमारे किसी चीज से किसी चीज का अलगाव होता है। उसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न की। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव मैंने आपको बताया था, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ऑप्शन नंबर बी 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है कि श्रृंगार का जो हमारा सही से लिखना होगा, यानी कि जो वर्तनी संबंधी अशुद्धि आपसे पूछी जा सकती है। तो श्रृंगार यहाँ पे टाइपिंग में जो आता है वो ठीक से नहीं लिख पाता है, लेकिन जब आपके पेपर में आएगा तो आपको जो जिस ऑप्शन में आधा बना हुआ हो श्रा, उसको लगाना है। श्रृंगार की जो शुद्ध वर्तनी होती है वो इस प्रकार से होती है। शुद्ध वर्तनी में श्रृंगार हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वर्तनी संबंधी आपसे पूछा जा सकता है कि श्रृंगार को किस प्रकार से लिखा जाता है। बात कर लेते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द कौन सा होता है? पहला ऑप्शन भ्रमर, दूसरा ऑप्शन अग्नि, तीसरा ऑप्शन मस्तक और चौथा ऑप्शन मछली। तो बात कर लेते हैं हम तद्भव शब्द की। तो यहाँ पर हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा मछली। मछली का जो हमारा तत्सम रूप होता है वो होता है मीन। मीन से हमारा शब्द बना है मछली। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। बात कर लेते हैं हम 13वें प्रश्न की। सूर्योदय का संधि विच्छेद है। संधि से आपको कोई ना कोई प्रश्न पेपर में जरूर देखने को मिलेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है या फिर उसका संधि विच्छेद कौन सा है या किस संधि के अंतर्गत ये आएगी। इस तरह से आपसे संधि के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला ऑप्शन सूर्यो प्लस दय, दूसरा ऑप्शन सूर्य प्लस उदय, तीसरा ऑप्शन सूर्य विसर्ग प्लस उदय और चौथा ऑप्शन सूर्य प्लस उदय। तो बात करते हैं जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो होगा सूर्य प्लस उदय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये हमारी गुण संधि होती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं 14वें प्रश्न की। तेरी बरछी ने खलल के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हमारे शब्द एक बरछी और यहाँ पर बरछी यानी कि योजक हमारा प्रयोग हो रहा है, दो हमारे युग्म प्रयोग हो रहे हैं। और जब भी वर्ण युग्म में हमारे आवृत्ति करते हैं तो वो हमारा यमक अलंकार के अलंकार अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और जब हमारे वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास होता है, लेकिन जब हमारी दो एक जैसे शब्द आ जाएं, यहाँ पर भी बर्ची है और यहाँ पर भी बर्ची है, तो आपको ये देखना है यहाँ पर हमारा युग्म आ रहा है और इसका मतलब भी अलग अलग होगा, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में अवश्य दिया जाएगा। बात कर लेते हैं 15वें प्रश्न की।
हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है आपको पहला प्रश्न यही देखने को मिल जाए पेपर में। पहला ऑप्शन हमें दिया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज, दूसरा ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र और चौथा ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी प्रदीपिका पत्रिका का संपादन किसने किया? तो ये किया हमारा बालकृष्ण भट्ट जी ने। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम 16वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अशोक के फूल, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कोटज, तीसरा ऑप्शन विचार प्रभा और चौथा ऑप्शन व्रत और विकास। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध आपको याद रखने हैं। पहला अशोक का फूल, कोटज और विचार प्रभा, ये तीन तो उन्होंने लिखे हैं, किंतु व्रत और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम 17वें प्रश्न की। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो मैं आपको बता दूं, जिस समास में भी आपको उपसर्ग देखने को मिले पहले या फिर निपात हो, वे सभी हमारे आते हैं अव्ययीभाव समास में। तो ऑप्शन नंबर ए 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यथाशक्ति। यहाँ पर यथा जो शब्द है वो हमारा निपात दिया गया है, या उसको हम उपसर्ग भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा अव्ययीभाव समास के अंतर्गत ही आएगा। बात कर लेते हैं हम 18वें प्रश्न की। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया मधुप, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया भ्रमर, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया मधुकर और चौथा ऑप्शन भवरा। तो आपको ध्यान रखना है कि तत्सम शब्द वे होते हैं जिनमें आधा शब्द आता है और जिनके लास्ट में कर लगा हो, जैसे मधुकर, दिनकर, रविकर, ये शब्द हमारे सभी हमारे तत्सम में आएंगे। यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा भवरा। भवरे को हम भ्रमर बोलते हैं तत्सम में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 18वें प्रश्न के बाद आइए अब हम बात कर लेते हैं 19वें प्रश्न की। मुद्री का तत्सम रूप क्या है? यानी कि मुद्री जो शब्द है हमारा वो तद्भव में दिया गया है। पहला ऑप्शन मुद्री, दूसरा ऑप्शन मुंदरी, तीसरा ऑप्शन मुद्रिका और चौथा ऑप्शन मुद्रिका। बात कर लेते हैं मुद्री के तत्सम रूप की, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मुद्रिका। मुद्रिका हमारा तत्सम रूप होता है मुद्रिका। बात कर लेते हैं हम 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न हमसे पूछा गया है मृगावती किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपको नया है, बहुत कम प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा। पहला ऑप्शन उस्मान, दूसरा ऑप्शन मंझन, तीसरा ऑप्शन कुतुबन और चौथा ऑप्शन जायसी जी की। तो बात करते हैं मृगावती की। मृगावती जो हमारी रचना है वो है कुतुबन जी की। कुतुबन जी ने हमारी रचना की थी ये मृगावती। ये थे आज की हमारी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। शाम को 4 बजे आपकी दूसरी वीडियो पड़ जाएगी। तो 20 प्रश्न इसमें है, 20 प्रश्न उसमें है और रात में 8 बजे या 9 बजे तीसरी वीडियो। यानी कि हर दिन आपको 60 प्रश्न यानी कि 2 प्रैक्टिस सेट आपके हो जाएंगे। एक प्रैक्टिस सेट कराने से वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और बच्चे उसको देख नहीं रहे थे कि वीडियो बहुत लंबी है, हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा। इसलिए छोटी छोटी वीडियो हर दिन में 3 डालकर आपके प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।